मिडिल ईस्ट में फिर से एक बार युद्ध के नए मोर्चे खुल चुके हैं और जिनमें से अभी हाल ही में ईरान के द्वारा किया गया हमला, या फिर कहें कि ईरान से पहले सीरिया में जो इजराइल ने हमला किया था उसका ही प्रत्युत्तर या बदला लेने की बात ईरान ने कही है। तो एक नए मोर्चे का प्रारंभ हो चुका है और ये धीरे धीरे युद्ध का विस्तार हो रहा है। हम जैसे जैसे शांति की बात कर रहे हैं, युद्ध बढ़ता जा रहा है। पहले रूस यूक्रेन के साथ जो युद्ध प्रारंभ हुआ था वो युद्ध का स्वरूप अब और बड़ा होता चला जा रहा है। पहले इजराइल हमास के बीच में हुआ, अब इजराइल और ईरान के बीच में हुआ। कुछ भी हो, वैश्विक परिदृश्य में युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो। ये दोनों कंट्री में से अमेरिका, आप सभी को पता है कि इजराइल के साथ खड़ा मिलेगा आपको, और रूस आपका हो सकता है आने वाले समय पे ईरान का साथ दे। तो यदि ऐसे गुट बनते जाएंगे, ऐसे दल बनते जाएंगे, तो हो सकता है कि आने वाला समय बहुत घातक हो, बहुत भयावह हो, और जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है वो नजदीक ही हो। और जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो संपूर्ण तबाही होगा, एक सार्वत्रिक युद्ध होगा जिसमें परमाणु बमों का भी प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में हुए इस हमले के बारे में आपको पूरा बताऊंगा, पूरा टाइमलाइन बताऊंगा कि अभी कैसे एक हमला हुआ। ईरान ने जो है हमला किया इजराइल के ऊपर, और इस क्षेत्र का जो पूरा का पूरा मानचित्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने इससे पहले के सेशंस में आपको फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ के बारे में बताया था कि पर्शियन गल्फ के साथ कौन कौन से कंट्री सीमा साझा करते हैं। 2 सेशन और लिए थे, एक ओपेक का लिया था और एक आपका खाड़ी सहयोग संगठन जो है आपका खाड़ी सहयोग परिषद है, जीसीसी के बारे में भी बताया था। तो वैसे मैं आपको मानचित्रण के माध्यम से इनका डिस्कशन कर ही रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जब इजराइल हमास युद्ध चालू हुआ था तो मैंने उसकी पूरी पृष्ठभूमि आपको बताई थी कि आखिरकार इजराइल हमास युद्ध हुआ क्यों और इसके पीछे का घटनाक्रम क्या है। इजराइल के राष्ट्र के तौर पे जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, यहां तक कि ईरान भी इजराइल को राष्ट्र नहीं मानता है। ये 1979 के बाद ये बदला हुआ। 1979 से पहले इजराइल और ईरान के संबंध सामान्य थे, बेहतर थे, लेकिन 1979 के बाद जो है वहां पर संबंध खराब हुए इजराइल और ईरान के, और आज के समय पे बदतर स्थिति पे है। अभी देखो, सिंपल सी बात है, ईरान के द्वारा बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों को दाग करके इजराइल पर हमला किया गया। पहला तो ये घटनाक्रम है रिसेंट जो आपका अभी में हुआ है, और इजराइल कह रहा है हम इसका बदला लेंगे, जबकि ईरान ने बदले की भावना में यह कार्य किया। आखिर क्या था, इसके पहले क्या था? देखिए, ईरानी सेना ने एक ऑपरेशन चालू किया, ऑपरेशन टू प्रॉमिस। ठीक है, ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत जो है यह घटनाक्रम हुआ। वैसे 1 अप्रैल को इजराइल के द्वारा सीरिया पे हमला किया गया था, और उस सीरिया के हमले में ईरान का वाणिज्यिक दूतावास जो था, वाणिज्यिक दूतावास में 16 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, तो पहले शुरुआत तो इजराइल की द्वारा की गई थी इस मामले में। सीरिया में ईरान का जो वाणिज्यिक दूतावास है वो देखा जाए तो पहली बात तो सीधा का सीधा चैलेंज है सीरिया के जो है संप्रभुता पर, लेकिन सीरिया की स्थिति इस समय बहुत खराब है, अभी मैं मानचित्र पे आपको दिखाऊंगा। और ईरान का दूतावास हो या किसी भी देश का दूतावास हो, किसी भी कंट्री पर, किसी भी देश के दूतावास पे हमला देखा जाए तो सीधी चुनौती है किसी देश की संप्रभुता पर। तो अपनी संप्रभुता के सुरक्षा पर ईरान ने इजराइल पे हमला किया है, और उसने वैसे ऑपरेशन एंड कर दिया है। उसने कहा कि जो हम चाहते थे, जहां पर हम सफलता पूर्वक निशाना लगाना चाहते थे, इजराइल के जिन क्षेत्रों को हमें टारगेट करना था, वैसे इजराइल ने कहा है कि 99% से ज्यादा जो रॉकेट्स और ड्रोन हमला हुआ था उसको उसने समाप्त कर दिया है। लेकिन ईरान का कहना है कि इस हमले पे जो हमें सफलता है पूरी तरीके से सफल रहा है। ठीक है, यानी ईरानी सेना के द्वारा कहा गया है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस सफलतापूर्वक पूरा हुआ है और इसने सभी उद्देश्यों को पूरा करने की, ठीक है, सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस हुआ था। ठीक है, और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत मैं यहां पे कुछ आपको इमेजेस दिखाऊंगा। ये हमला हुआ था ईरान की तरफ से, और देखिए ईरान की तरफ से हमला किया जाना अपने आप में छोटी बड़ी घटना नहीं है। क्यों? आप देखिए कहां पे ईरान है, कहां पे इजराइल है। पहले एक बार मानचित्र पे आप देखिए, ये मानचित्र देखिए आप, देखिए ये मानचित्र से आपको स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं यहां पे ईरान है, ये जो येलो कलर से आप देख पा रहे हैं ये आपका ईरान है, ये आप देख पा रहे हैं ये आपका ईरान है, और यहां पे देखिए ये है आपका इजराइल। अब देखिए यदि ईरान कोई भी हमला करेगा, ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है, तो वो इराक से होते हुए
इराक के बाद यहाँ पे देखिए जॉर्डन है, इराक से होते हुए जॉर्डन से होते हुए जाकर के इजराइल के ऊपर हमला होगा। यानी कि आप सोच सकते हैं कि सीधा सीधा चैलेंज इन देशों के ऊपर भी है। इराक के ऊपर से भी मिसाइल गई होगी, जॉर्डन के ऊपर से भी मिसाइल हो गई होगी। इजराइल के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जॉर्डन अभी इजराइल के साथ आके खड़ा हो गया है और उसने ईरान को बोला है कि यदि कोई भी हमला करता है इजराइल के ऊपर तो जॉर्डन अपने ऊपर से वो मिसाइलों को ऊपर से गुजरने नहीं देगा। ठीक है, तो अभी जॉर्डन चूंकि एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री का इजराइल का साथ देना यह भी अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है। तो अभी हाल ही में पूरा का पूरा घटनाक्रम एक जवाबी कार्रवाई थी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास जो ईरानी दूतावास था उसके जस्ट बगल में उसका वाणिज्यिक दूतावास था। ठीक है, वाणिज्यिक दूतावास पे बहुत सारे सेना के अधिकारी थे, लगभग 7 लोग ईरान के थे और बाकी अन्य जो है अधिकारी भी यहां पर उपस्थित थे। उन सब की जो है उन सब के ऊपर हमला हुआ और सब मारे गए। 16 लोग टोटल मारे गए, जिसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जहोदी की भी हत्या हुई थी और 7 अन्य जो है IRGC के अधिकारी मारे गए। तो आपको पता है कि यहां पर सबसे बड़ी स्थिति क्या खराब हुई कि इजरायली सेना के ऊपर, इजराइल के द्वारा जो ईरान के ऊपर हमला किया गया, तो यहां का जो एक सबसे बड़ी चीज है कि यहां पे जो पूरी की पूरी एक पुरानी पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि के अलावा जो यहां पे इस्लामिक 1979 पे इस्लामिक क्रांति हुई थी, उस इस्लामिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इस पूरे क्षेत्र पर देखें तो स्थिति लगातार खराब होती गई। और यहां पे जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, उस रिवॉल्यूशनरी गार्ड के द्वारा जो है ये ईरान के ऊपर इजराइल के ऊपर हमला किया गया है। यानी पहले हमला इजराइल ने किया है। ठीक है, और उसका जवाब अभी ईरान ने दिया है। हमला पहले हुआ 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हमला किया गया सीरिया के ऊपर। सीरिया यहां पर है। ठीक है, ये राजधानी दमिश्क है, आप देख रहे हैं मैप में, ये राजधानी दमिश्क है। तो यहां पे हमला हुआ था। यहां पे ईरान के, देखो एक बार मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको बताता हूं। आपको पता है सीरिया की हालत खराब है। यहां पे पहले ISIS ग्रुप हुआ करता था और ये बड़े लंबे समय से सिविल वार पे पूरा का पूरा क्षेत्र आपका जो है फंसा हुआ था। तो आखिरकार यहां पर ईरान के सैनिक क्या कर रहे थे, तो एक बार थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि आप समझेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 2013 से ईरान ने सीरिया में, जब सीरिया में गृह युद्ध चालू हो गया, तो सीरिया में सीरियाई गृह युद्ध के जवाब में अपने सैनिकों की उपस्थिति बनाए रखी। और यहां पर चूंकि सीरिया एक बड़ा सहयोगी के तौर पे था, इसकी बॉर्डर आप देखिए, यहां पे ईरान है, ईरान के बाद इराक है, फिर आपका सीरिया है। तो ईरान ने यहां पर अपने सैनिकों को डिप्लॉय किया था 2013 से अभी तक लगातार यहां पे उसके सैनिक हैं। अभी भी यहां पे ईरान की सेना है। ठीक है, क्योंकि यहां पे अभी भी गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जो है आपको पता होगा कि केवल और केवल सीरिया में और भी मतलब अन्य देशों की भी सेना यहां पर है। लेबनान की है, इराक की है, अफगानिस्तान की है, हिजबुल्ला के भी हैं। कई सारे देशों के सैनिक जो है यहां पर प्रशिक्षण पा रहे हैं। प्रशिक्षण के साथ साथ यहां पर इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं, सीरिया वाले क्षेत्र पे। सीरियाई गृह युद्ध आपका 2011 में शुरू हुआ था और उसके बाद से अमेरिका की उपस्थिति आप देखेंगे, अमेरिका की उपस्थिति भी यहां पर है। ठीक है, 2023 में जब इजराइल हमास युद्ध चालू हुआ तो इजराइल ने सीरिया पे मतलब अपने हमले बढ़ा दिए। इजराइल का कहना था कि यहां पर सीरिया पे भी हमास के बहुत सारे गुर्गे या फिर यहां से भी जो विद्रोही संगठन है वो लगातार इजराइल को अपना निशाना बना रहे हैं। तो इजराइल ने अक्टूबर 2023 में जो इजराइल हमास जंग चालू हुई थी, उस जंग में भी इजराइल के द्वारा सीरिया पे उसके बाद से ही हमले की तीव्रता बढ़ा दी गई थी और काफी सारे क्षेत्रों को इजराइल ने हमला जो है अपना निशाना बनाया था, चाहे वो सीरिया का हवाई अड्डा हो और खासकर अभी लगातार जो ये वाला हमला हुआ, एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ, ये अपने आप में बहुत खतरनाक था। और ऐसे में ईरानी जनरल रजा मौसवी की मृत्यु हुई, इसके बाद जो है कई सारे खुफिया अधिकारियों की मृत्यु हुई। इन सब की हत्या के कारण से जो दमिश्क में ईरानी दूतावास का जो इजरायली बमबारी थी 1 अप्रैल को जो घटना थी वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी और उसमें जो है ईरान ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। लेकिन आपको पता है रमजान का पवित्र महीना चल रहा था और उसके बाद ईद के बाद जो है ये तुरंत हमला आपका हुआ है। 16 लोगों की वो जो पूरा मामला था और यूनाइटेड नेशन तक भी बात गई है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि भाई मामले को आगे बढ़ाया ना जाए। सब लोग इजराइल को यही कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई देने की जरूरत नहीं है, जवाबी कार्रवाई, क्योंकि आपने भी पहले सीरिया पे हमला किया, दमिश्क पे हमला किया, लेकिन इजराइल ने अभी इसके बदला लेने की बात की है। यानी कि अभी संकट हटा नहीं है,
संकट का रूप अभी बहुत बड़ा होने वाला है यदि इजराइल ने प्रत्युत्तर दिया। क्योंकि आप याद करिए, इजराइल ने इससे पहले जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो चाहे मिस्र हो, सबको 5 डेज वार में खत्म किया है। इस पूरे क्षेत्र पे उसने लगातार लोहा लिया है, ठीक है। और अभी ये कोई कंट्री बोल भी नहीं रहा, ना तो मिस्र सामने आ रहा, ना तो सऊदी सामने आ रहा, ना तो यूएई सामने आ रहा। यूएई और यहाँ पे तो अब्राहम एकॉर्ड भी हो चुका है, यानी कि इजराइल को कई सारे देशों ने एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि भैया ईरान से सीधा निपटे, थोड़ा सा इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी है, सऊदी ईरान के अच्छे रिलेशन नहीं है। तो अभी आप सोचिए कि पूरे के पूरे G7 कंट्री आकर के इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं, यानी कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हो गया है, ब्रिटेन खड़ा हो गया है, कनाडा खड़ा हो गया है, और भी जर्मनी खड़ा हो गया है। जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्री हैं, G7 कंट्रीज हैं, वो सारे आपके इजराइल के साथ आकर के खड़े हो गए हैं। ऐसे में ईरान के साथ भी कई लोग हैं, ऐसा नहीं कि ईरान अकेले है, ईरान के साथ भी कई सारे जो है यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, स्थानीय ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे ग्रुप यहां पर आकर के खड़े हैं। और ऐसे में आप देखिए, सीरिया ईरान का सहयोगी और सीरिया के साथ बॉर्डर यहां पे लगती है, सीरिया सहयोगी है, तो ये बहुत बड़ा संकट बन सकता है इजराइल के लिए। इतना आसान नहीं होगा ये पूरा युद्ध में यदि इजराइल घूमेगा, ठीक है। तो सीरिया सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी में से है, ठीक है। और साथ साथ सीरिया में जो सरकार चल रही है वो रूस के सहयोग से चल रही है। बशर अल असद की सरकार का जो समर्थन है वो लंबे समय से रशिया का समर्थन प्राप्त है, यानी रूस का समर्थन सीरिया पे है, ठीक है। इसके बाद हिजबुल्लाह ग्रुप है, जो कि लेबनान में आपका जो है समर्थन मिला हुआ है। लेबनान में आपका एक बहुत बड़ा सशस्त्र समूह है हिजबुल्लाह, तो लेबनान भी बगल में ये आप देखिए, लेबनान से भी बॉर्डर है। ये सब ईरान के समर्थन में है। सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, ठीक है। लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप जो आपका हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा इराकी सिया मिलिशिया ग्रुप जो आपका है, ये इराक में, मतलब ईरान में जो है इराक के कई सारे क्षेत्रों में जो सिया लड़ाके हैं। देखो यहां पे इराक वाला क्षेत्र जो है, इराक वाले क्षेत्र में एक ग्रुप है जिसका नाम है मिलिशिया ग्रुप, ये सिया ग्रुप है और इसका ईरान समर्थन करता है। तो ये भी आप देखें तो इराक भी सीधा सीधा इसके समर्थन में खड़ा हुआ है। तो कई सारे देश एक साथ में आ जाएंगे। नीचे हौदी विद्रोहियों के बारे में आप सब जानते ही हैं, यमन वाले क्षेत्र में ये वाला मानचित्र आप देखिए, और ये अब इस मानचित्र को हमें बहुत डीप में स्टडी करना होगा, हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। यमन वाले क्षेत्र में हौदी विद्रोही ग्रुप है ना, ये भी आपके इजराइल के खिलाफ है। जब से इजराइल हमास युद्ध चल रहा है तब से ये उसके खिलाफ चल रहा है, ठीक है। फिलिस्तीन वाला जो है पूरा का पूरा हमास संगठन चल रहा है, ये तो इजराइल के खिलाफ है ही है। तो ऐसा नहीं कि ईरान अकेले खड़ा है, ईरान के साथ भी कई सारे ग्रुप हैं। और यदि रूस आ गया तो आप सोच सकते हैं कि एक पावरफुल कंट्री उसके साथ आके खड़ा हो जाएगा। रूस के अपने हित हैं, ठीक है। जॉर्डन, अभी देखा जाए तो जॉर्डन ने सीधा सीधा इजराइल को सपोर्ट किया है। उसने ईरान को चेतावनी भी दी है कि मेरे ऊपर से किसी भी तरीके का ड्रोन और कोई भी, क्योंकि अमेरिका ने इस पे लगातार प्रयास किया और अमेरिका के कारण से संबंध बेहतर है। तो ये पूरा का पूरा मैटर है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। भारत का अभी जो रुख है, भारत चाह रहा है कि देखो, भारत का ईरान भी मित्र है, इजराइल मित्र है, दोनों के साथ राजनयिक संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं और हम दोनों के साथ संबंध को बिगाड़ना नहीं चाहते, ठीक है। तो ईरान के साथ अभी हम संबंध अच्छे कर रहे हैं, चाबहार बंदरगाह, और आपको पता है यहां पे फारस की खाड़ी में मैंने आपको बताया था एक हुर्मुज जल संधि है। हुर्मुज जल संधि यहां के पूरे ट्रेड को और खासकर ऑयल ट्रेड को पूरी तरीके से क्या करती है, कंट्रोल करती है। यहां से ही पूरा का तेल का व्यापार होता है। यदि ये क्षेत्र अशांत होता है तो निश्चित तौर पे इसका इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पे पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट भी प्रभावित होगी। क्योंकि ये जो पर्शियन गल्फ है ना, यहाँ पे विश्व का सबसे ज्यादा तेल है और जितने देश इसके साथ लगे हुए हैं सबसे ज्यादा कंट्रोल ईरान का ही है। ईरान का है या इराक का है, ये दोनों देश आप देखिए, ईरान इराक दोनों का। सऊदी अरब भी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इन देशों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। भारत ईरान से पेट्रोल मंगवाता है। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम था, ठीक है। अब इसका प्रत्युत्तर कब आता है, इसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या इजराइल हमला करेगा। इस चीज को लेकर के लगातार संशय चल रहा है। इजराइल ने बोल दिया कि हम इसका बदला लेंगे, सही समय आने पर बदला लेंगे, और सही समय का इंतजार क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। चीजें आकस्मिक, सही समय का मतलब नहीं कि अगले 1-2 साल मिलेगा, हो सकता है कि आए 1-2 दिन के अंदर अंदर हमें जो है ऐसी जानकारी मिले। लेकिन जरूरी यही है कि किस तरीके से विश्व शांति स्थापित हो सकती है, बड़ा कठिन सा लग रहा है, ठीक है। ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। अब अमेरिका क्या है, अमेरिका में भी चुनाव है, ठीक है। भारत में चुनाव आपको पता है चल रहे हैं यहां पे। तो ऐसे में अभी
ये साल 2024 अपने आप में बहुत खतरनाक होने वाला है सभी, और ये सब मुद्दे होते हैं अमेरिका में। तो देखिए, भारत में जो चुनाव होते हैं, भारत में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काम नहीं करती है, यहां पे हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, हम अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के ज्यादा हावी होते हैं। लेकिन अमेरिका के जो चुनाव होते हैं ना, वहां पे बकायदा पॉलिसीज निर्धारित होती है कि मिडिल ईस्ट में क्या रुख है मौजूदा गवर्नमेंट का, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं पे एक चुनावी हथकंडा भी होती है, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला था, इजराइल के द्वारा किया गया प्रत्युत्तर जो है कहीं ना कहीं पे ईरान के द्वारा भी किया गया। इजराइल ने हमला किया, उसका प्रत्युत्तर ईरान ने दिया, और ऑपरेशन 2 प्रॉमिस जो है उसने पूरा किया। तो ये एक आपका जो है पूरा का पूरा मसला है, और इस मसले पे बहुत सारे पक्ष निकल के सामने आएंगे, इनको हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे आने वाले सेशंस पे। आगे क्या अपडेट होती है, क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब मैं आपके एक दो सेशन रखूंगा पृष्ठभूमि को लेकर के। जैसा कि आपने देखा होगा, ईरान और वो इजराइल और हमास के बीच में जब पूरा का पूरा मैटर हुआ था, उसमें 4 से 5 सेशन, यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशन करके एक प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उस प्लेलिस्ट पे जाइए, इजराइल हमास मुद्दे को बहुत डिटेल से समझिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपका हर एक मुद्दा समझाया है, तो ये मुद्दा भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला है आपका। आपको पता है अमेरिका की ईरान से नहीं बनती है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे काफी लंबे समय से माहौल बन रहा था। जब से इजराइल हमास युद्ध चल रहा था, तो ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है खड़े हो गए थे, तैयार हो गए थे। और अब जो है यदि ये खुल के सामने आ जाएंगे, पिछले 45 सालों से लगातार एक दूसरे को केवल धमकी दे रहे हैं, 1979 से देखेंगे धमकी दे रहे हैं। यदि ये दोनों एक दूसरे के सामने चल के आ जाते हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी स्थिति बुरी होगी। अभी बहुत सारे भारतीय ईरान पे हैं, बहुत सारे भारतीय इजराइल पे हैं, और ऐसे में हमारे देश को भी बहुत बड़े स्तर का यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा मामला जो है बन जाएगा ये। तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चंस आपके जो बनेंगे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व शांति का मुद्दा, जिस तरीके से लगातार माहौल बन रहे हैं, लगातार मुद्दे आपके बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तृतीय विश्व युद्ध का खतरा कितने बड़े स्तर पे है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध, क्या इजराइल हमास युद्ध, क्या इजराइल ईरान युद्ध, ये तृतीय विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का ग्रुपिज्म बन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं पे बहुत घातक है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसके बाद से स्थिति बहुत संवेदनशील हो चुकी थी। यदि एक और दो मोहरे और खुल जाते हैं, तो फिर आप सोच नहीं सकते कि ये स्थिति क्या होगी। मिडिल ईस्ट वैसे भी तबाह है, अर्थव्यवस्था वहां की तेल के दम पे चल रही है, और यदि युद्ध होते हैं तो आप सोच नहीं सकते हैं कि फिर उसका परिणाम क्या होगा, दुष्परिणाम ही निकलेगा। ईरान और इजराइल का ये युद्ध अपने आप में इस पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये एक साधारण युद्ध नहीं होंगे। दोनों पावरफुल कंट्रीज हैं, इसके पास भी बहुत अच्छी अच्छी मिसाइल्स हैं आज के टाइम पे ईरान के पास, और ये तो आधुनिक तकनीकी से लैस है ही। इजराइल है छोटा लेकिन है पावरफुल, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला है, और इससे जुड़ा हुआ कुछ भी मैटर आएगा, मैं एक पूरी सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि आगे का क्या मामला है, पृष्ठभूमि क्या है, और कोई भी इसका घटनाक्रम आता है तो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मुद्दा समझ में आया आप लोगों को? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।